हेलो एंड वेलकम टू प्रोइंग सीएस। आप सबका प्रोइंग सीएस में स्वागत है। इस बार प्रोइंग सीएस के नेक्स्ट टेस्ट पेपर को हमने स्टार्ट किया और गवर्नेंस का नेक्स्ट टेस्ट पेपर 7 to 11 चैप्टर्स मॉड्यूल के हिसाब से लिया गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ लिखा, काफ़ी कुछ देखा, मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें उनकी अप्स एंड डाउन्स में चल रही थी, लेकिन फिर भी पेपर ओवरऑल अच्छा लगा। ठीक है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ों की कमी थी और कहाँ कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था दैट व्हाट आर द एंटिटीज टू बी मॉनिटर्ड बाय नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, एनएफआरए के थ्रू। तो एनएफआरए के थ्रू जो भी एंटिटीज यहाँ पे कवर की गई थी, जैसे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जिसे बोलते हैं एनएफआरए। ठीक है, एनएफआरए के थ्रू क्या क्या अथॉरिटीज कवर की गई थी, इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था कि एबीसी लिमिटेड हैज इट्स प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इतना ही पढ़ने पे आइडिया तो आता है कि एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन था दैट बीक्यूटी लिमिटेड इज अ अनलिस्टेड कंपनी। ऑन 31st March 2020 it has an annual turnover of 900 crores। ठीक है, and the paid up equity capital of 400 crores। ठीक है, paid up convertible preference shares share capital of 100 crores। okay, and bank loan outstanding at 150 crores। debentures which are outstanding was 250 crores and no deposits were outstanding। इससे एक इंडिकेशन तो समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं एक सिंपल कैलकुलेशन के बेसिस पे है, या तो पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर या बैंक लोन्स एंड डिपॉजिट के हिसाब से। क्लियर, इतना इंडिकेशन एग्जाम में मिल जाता है, जबकि पहले क्वेश्चन में ये साफ था कि ये लिस्टेड एंटिटी है, उसके हिसाब से है। आज सेकेंड क्वेश्चन था कि पीटीआर लिमिटेड इज अ सब्सिडरी of New India Insurance Limited and PTR is providing third party insurance services to the clients of New Insurance Limited as per the IR। मतलब एक आइडिया मिल गया, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। तीन सेगमेंट के बारे में अपने से पूछा गया, एक लिस्टेड एंटिटी, दूसरा बेस्ड ऑन टर्नओवर पेड अप कैपिटल या फिर बैंक लोन्स, और फिर सब्सिडरी या इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से क्या इनको एनएफआरए लगेगा। ठीक है, अब इस प्रोविजंस को अगर हम समझें एनएफआरए के हिसाब से, तो एनएफआरए हर चीज को लगता है जहां पे क्राइटेरिया मीट होती है। क्लियर, तो आंसर लिखते समय इस चीज का ध्यान रखना। पहले आप एनएफआरए के रूल्स, अब सारे रूल्स डिस्कस करने चाहो तो आपके ऊपर है, इतना टाइम है। मैंने स्टूडेंट्स का ऑब्जर्व किया, ये आंसर बहुत सेटिस्फैक्ट्री था, बहुत अच्छे से लिखा गया था। स्टूडेंट्स ने पहले वो जो लॉ का पार्ट था वो डिस्कस किया और उतना ही करना था। तो NFRA rules के हिसाब से NFRA has the powers to monitor and enforce the compliance of accounting standards and auditing standards to see the quality of the services of undertaken by the to see the quality of service or undertake investigation of the auditors of following class of companies and body corporates। और इसके अंदर फिर NFRA में आता है clause A that companies whose security are listed on any stock exchange in India or abroad। इसका मतलब अपना पहला वाला। फिर अनलिस्टेड अगर पब्लिक कंपनी हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, तो हमें देखना पड़ेगा वेदर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड्स, ओके, या एनुअल टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 1000 करोड्स, या फिर इन एग्रीगेट द आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड डिबेंचर्स as well as deposits of not less than 500 crores as on the 31st March of the immediately preceding financial year। ये बात लिख लेते हैं। और क्लॉज सी में हम लिख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनीज एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। पहले हमने प्रोविजंस का पार्ट बताया, मैं फिर से बोलता हूँ, ये पार्ट अपने आप में हमने क्वेश्चन के रेलिवेंट में बताया है, और भी पार्ट है, बट अपने को क्वेश्चन पे उतना ही पूछा गया था, उतना बताया क्योंकि हम आंसर लिख रहे थे। ओके, तो यहाँ पे आंसर लिखते समय दी एनालिसिस दैट कैन बी डन एज फॉलोज। एबीसी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो लिस्टेड है, और लिस्टेड होने की वजह से येस इट विल बी गवर्न एंड मॉनिटर्ड बाय एनएफआरए। ये स्टूडेंट से बराबर लिखा, वेरी गुड, अच्छा लगा पेपर देख के, ये वाला पार्ट अच्छे से लिखा गया था। यहाँ तक कि बीक्यूटी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन उसका एनुअल टर्नओवर 900 करोड़ है, जो लिमिट से कम है।
पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी का 400 करोड़ है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस 500 करोड़ है, और बैंक लोन 150 और डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग 250 है। यहाँ तक कि डिपॉजिट्स कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये थी कि पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इन ऑल इज 500 करोड़, इसीलिए एंटिटी विल बी मॉनिटर्ड बाय एनएफआरए। ओके, तो 500 करोड़ को इन्होंने टच कर लिया है। जब तक मैं बात करूं दूसरा पीटीआर लिमिटेड की, तो पीटीआर इज अ सब्सिडरी ऑफ न्यू इंश्योरेंस लिमिटेड एंड पीटीआर इज प्रोवाइडिंग थर्ड पार्टी सर्विसेज टू द क्लाइंट, दैट इज न्यू इंश्योरेंस लिमिटेड की एज पर आईआरडीआर। मतलब अल्टीमेटली पीटीआर भी एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी है और न्यू इंश्योरेंस लिमिटेड भी इंश्योरेंस है। तो एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर सेगमेंट वाली कंपनियों को डेफिनेटली एनएफआरए लगता ही है। तो ऐसी कंपनियों को एनएफआरए लगेगा। सो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड एंड काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्टरी आंसर था। ये देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब ब्रीफली द स्कोप ऑफ एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ पे सिर्फ स्कोप पूछा गया है और ACGA का। अब ये चैप्टर आपको क्लिक होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स करके एक चैप्टर है, उसके अंदर से ये क्वेश्चंस आए हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे समझना है, वो चीज़ों को देखते हैं। देखो, जब हम लोग स्कोप की बात करते हैं, दैट इज एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन के स्कोप्स क्या है, उसकी चीज़ें क्या है, बेसिक, अगर आई वुड से काफ़ी हद तक मेरे को ये अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स ने आंसर लिखे हैं इसके। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ये टॉपिक अच्छे से रट्टा कर लिया हो, क्योंकि बस पॉइंट्स वाइज बराबर से आंसर आए थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, काफ़ी सारे मतलब लिटरली, क्योंकि पेपर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने दिया है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर बहुत सेटिस्फैक्टरी थे। अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के। तो यहाँ पर आंसर में आप डिस्कस कर सकते हो कि एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज डेडिकेटेड टू वर्किंग विद इन्वेस्टर्स, कंपनीज एंड रेगुलेटर्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस थ्रू आउट एशिया। ठीक है, ये पॉइंट बराबर था। ACGA was founded in 1999 from the belief that corporate governance is a fundamental to the long-term development of Asian economies and capitals। ये भी बराबर था। अब आते हैं स्कोप के बात में। मैंने कुछ देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स है ना, साइड में RAE ऐसे करके बाजू में पेंसिल से लिख के रखा था। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड होता है अगर आप आंसर याद रखना चाहो तो ये भी तरीका अच्छा है। ओके, किसी ने AR लिखा था, किसी ने RAE लिखा था, ठीक है। फर्स्ट स्कोप आता है रिसर्च का, तो एग्रीड, स्कोप के अंदर हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट स्कोप आता है रिसर्च का। रिसर्च के अंदर आप ये काफ़ी बच्चों ने बराबर लिखा था, दैट इज ट्रैकिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस 12 मार्केट्स। ओके, बच्चों ने मार्केट्स लिखा था, 12 मार्केट्स, आई हार्डली फाउंड एनीवन राइटिंग इट, बट फिर भी ठीक था। तो governance 12 markets in Asia Pacific, producing independent analysis of new laws and regulations, investor activism and corporate practices। Perfect, बहुत अच्छी लाइन, और परफॉर्मेंस आई वुड से वेरी गुड। एडवोकेसी के बारे में बात करूँ, ये क्लॉज तो यस स्टूडेंट्स ने ये भी कवर किया था। एंगेजिंग इन अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स विद द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, स्टॉक एक्सचेंज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स and companies on the practical issues which are affecting the regulatory environment and implementation of better corporate governance practice in Asia। ये भी अपने आप में बराबर लिखा गया था, तो एडवोकेसी का पॉइंट भी बराबर टेकन केयर है। एजुकेशन के बारे में yes it was also properly written, so organization conferences and seminars that foster deep understanding of the competitive benefits of sound economic corporate governance and ways to implement it effectively, yes it was properly taken care, so there is no harm in this। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ओवरऑल आई वुड से अच्छे से लिखा गया। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं होती। आता हूँ क्वेश्चन 2A पे। क्वेश्चन 2A था OECD के ऊपर, कमिंग फ्रॉम द सेम चैप्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से। सो OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, was established in 1961। The OECD was one of the first non-government organization to spell out the principles that should govern the corporate। What are the existing OECD principles of the corporate governance? ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। कई, आई वुड से नॉट ऑल ऑफ देम, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के आंसर में एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, कई स्टूडेंट्स ने ये आंसर स्कैनर से पढ़ के लिखा है। आई बिलीव वो स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि मॉड्यूल में इसका आंसर का फॉर्मेट और चीज़ें थोड़ी बदल गई है। एज अ रिजल्ट ये थोड़ा ये चीज़ को ज़रा आप ध्यान देना कि अगर आप स्कैनर रेफर कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर थिंग,
कि मैं ये स्कैनर से देख के लिख रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि मॉड्यूल में क्या लिखा है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स ने स्कैनर से देख के लिटरली प्रिंसिपल्स तो छाप दिए कि मॉड्यूल में इतने डिटेल में प्रिंसिपल्स है ही नहीं। पहले थे, मैं मना नहीं करता, ओल्ड मॉड्यूल में पहले थे, अब डिटेलली न्यू मॉड्यूल यानी दिसंबर 2020 की मॉड्यूल में इतने प्रिंसिपल डिटेल में नहीं है। इसलिए हम लोग पहला स्टार्ट कर सकते हैं एज अ गिविंग अ ओपनिंग पैराग्राफ के ओईसीडी के प्रिंसिपल्स के बारे में है क्या, और फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि लाइन से कौन से प्रिंसिपल्स हैं। ओके, अब ओईसीडी के प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फर्स्ट पब्लिश इन 1999 में आए थे। Since then, the principles have become an international benchmark for the policy makers, investors, corporations and other stakeholders worldwide. तो ये बात अपने आप में बराबर है। ओके, ये लाइन भी कुछ स्टूडेंट्स ने लिखी हुई थी। The original principles of OECD were revised and the revised principles were issued in 2004. बराबर था। The revision of the original principle was done to take into account the developments and the corporate governance scandals highlighted the need of improved standards. It was recognized that the integrity of the stock market was critical to the revised principles were designed to underpin the integrity. ये पॉइंट भी बराबर था, हाँ बच्चों ने अपने वर्ड्स में लिखा फिर भी ठीक था। And the 2004 version of the principles were again revised in 2015 and OECD corporate governance principles are divided in 6 chapters which were। तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो चैप्टर वाइज क्या थे, वही आपको पूछा है कि एग्जिस्टिंग ओईसीडी प्रिंसिपल्स क्या क्या गवर्न कर रहे थे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स ये गवर्न कर रहे थे 6 चैप्टर्स के। दैट इज प्रिंसिपल नंबर 1 विच वर इंश्योरिंग द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रिंसिपल नंबर 2 द राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द की ओनरशिप, Principle number 3, institutional investors, stock markets and other intermediaries. Principle 4, the role of stakeholder in corporate governance. Principle 5, disclosure and transparency. And Principle 6, responsibilities of the board. Clear? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एग्जाम में अगर आप प्रिंसिपल वाइज लिख रहे हो तो प्लीज़ इंश्योर करना कि प्रिंसिपल 1 पे वही दिखे जो है। नहीं तो एक तरीका ये है, प्लीज़ राइट डाउन देयर आर 6 प्रिंसिपल्स, ओके, फिर आप अपने पॉइंट्स में 6 पॉइंट्स जो आंसर के बनते हैं वो लिखना। याद रखना, अपनी मर्जी से लॉ नहीं बनाना है, यू डोंट हैव टू मेक योर ओन लॉज, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिए गए आपको अपने वर्ड्स में ऊपर नीचे करके लिखने चलेगा, बट देन डोंट राइट प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2, जस्ट राइट देयर आर 6 प्रिंसिपल्स एंड 1 2 3 4 5 6, जैसे भी फिर आप ऑर्डर में लिख सको लिखना वो भी चलेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस इस क्वेश्चन के उधर काफ़ी अच्छा था, मोर देन सेटिस्फैक्ट्री आई वुड से। स्टूडेंट्स को आता था, मैंने बताया कहाँ पे कमी हो रही थी कि स्टूडेंट्स ने स्कैनर पढ़ लिया था। तो प्लीज़ इस चीज़ का वेरिफिकेशन रखना कि जब आप स्कैनर जैसी चीज़ या कोई और चीज़ पढ़ रहे हो तो क्या मॉड्यूल उसको कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली पेपर चेकर एग्जामिनर के हाथ में मॉड्यूल से दिए गए मॉडल आंसर्स होते हैं जिसके बेसिस पर चेक करते हैं। क्लियर? तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब आता हूँ नेक्स्ट वाले पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो मैंने ऑब्जर्व किया पेपर चेकिंग करते समय कुछ स्टूडेंट्स है ना रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर यहाँ पर लेके आए थे। देखो, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम आपका अलग चैप्टर है और रिस्क मैनेजमेंट अलग चैप्टर है, ओके। तो प्लीज़ आप दोनों को मर्ज करने की कोशिश मत करो, अननेसेसरी आप हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर दोगे। सो जो कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट आता है दैट इज अ डिफरेंट पार्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट पार्ट। क्लियर? अब ये समझ लेते हैं कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के हिसाब से क्या क्या चीज़ें एसेंशियल्स हैं। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा गया था, व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। स्टूडेंट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस फाइन था, आई वुडंट से सेटिस्फैक्टरी, फाइन था, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसमें अपना ही आंसर बना के आए हैं। शायद उन्होंने या तो ये टॉपिक बराबर पढ़ा नहीं है या कहीं ना कहीं मिसमैनेज कर दिया था, ओके। तो यहाँ पे लेट्स सी द एसेंशियल ऑफ द सक्सेसफुल कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम आर एज अंडर एक्टिव बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट। An effective board and senior management oversight is a cornerstone of any effective compliance risk management process. Okay? And effective policies and procedures. Compliance risk management policies and procedures should be clearly defined consistently with the nature and the complexities of the institutions. So,
ये पार्ट आंसर में आना चाहिए था। और नेक्स्टली कंप्लायंस रिस्क एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल्स। ओके, हाँ, आप एडिंग अगर अपने वर्ड्स में अपने हिसाब से देते हो, सर इफ आई राइट व्हाट इज इफेक्टिव प्रोसीजर्स पॉलिसीज भूल गया, या कंप्लायंस रिस्क एनालिसिस लिख देता हूँ तो भी चलेगा। आप कंटेंट वाइज बराबर से समझा रहे हो जब तक एग्जामिनर को, तब तक चीज़ें बराबर है। क्लियर? सो आपने अगर कंप्लायंस रिस्क एनालिसिस लिख दिया एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल नहीं लिखा तो भी चलेगा। आप उस हेडिंग के नीचे, बिकॉज सी हेडिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ द आंसर, इट इज नॉट द होल आंसर, and examiner has to read the whole answer to give you the marks. So organization should use appropriate tools in compliance risk analysis like self-assessment, risk maps, process flows, key indicators, audit reports, which enables establishing effective system of internal control. ये part answer का काफी हद तक satisfactory था जिन्होंने आंसर attempt किया था। And then effective compliance monitoring and reporting. ओके, मैं ये बोलना चाहूँगा कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये आंसर अटेंड किया था, इन्होंने ये आंसर बहुत ही अप्रोप्रिएटली अटेंड किया था क्योंकि उनके हेडिंग्स भी मैच कर रहे थे। इसका मतलब उन्होंने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा था। सो ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आंसर में इफेक्टिव कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग में ये लिखा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर दैट दे हैव एडिक्वेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद टाइमली रिपोर्ट्स ऑन कंप्लायंसेस लाइक ट्रेनिंग, इफेक्टिव कंप्लेंट सिस्टम एंड सर्टिफिकेशंस। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट था टेस्टिंग का, दैट इज इंडिपेंडेंट टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड टू वेरीफाई दैट द कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशंस activities are in place and the functioning as intended throughout the organization. ठीक है, ये बात देखो, लैंग्वेज मैं समझ सकता हूँ, दिस इज अब आई वुड से इट्स अ कॉर्पोरेटाइज्ड लैंग्वेज और अ मैनेजमेंट लैंग्वेज। ओके, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख रहे हो, मैंने आंसर्स में फिर भी मार्क्स दिए बिकॉज लैंग्वेजेस ठीक है as far as you are able to explain to the examiners. तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि your whatever thoughts that you have, please you should be able to put in words and explain to the examiners, because ये मैंने often कमी देखी है कि जब आप provisions based answer नहीं लिखते, यानी law नहीं आता, उसमें कोई section नहीं आता, तो आप सोच में पड़ जाते हो लिखो क्या। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि आपकी रीडिंग में कहीं ना कहीं कमी है। ओके, देन 3A का आंसर देखो तो व्हाट आर द टूल्स for tools that an institutional investor can use. Okay, ये आंसर I would say I loved it. स्टूडेंट्स ने दिल खोल के और बराबर से लिखा है। आई वुड से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने बहुत बराबर से लिखा है। तो जहाँ मतलब उन्होंने जहाँ से भी पढ़ के आया है बहुत अच्छे से पढ़ के आया, एंड द आंसर वाज एप्रोप्रिएटली रिटन। सो आंसर के अंदर आप ये लिख सकते थे that institutional investors are those financial institutions which accept the funds from other parties for investments by the institutions in their own name, but they on their own clients and beneficiaries behalf. The institutional investors are different tools to assess the health of the company before investing resources in it, and some of the important tools are discussed as hereunder. Okay, वहाँ पे one of the important tool was one-to-one meeting, बराबर लिखा था, और आई वुड से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने उसी ऑर्डर में लिखा जिसमें वो मॉड्यूल में भी दिया गया है। तो इट वॉज वेरी वेल रिटन। तो मीटिंग्स, वन-टू-वन मीटिंग्स की बात करो तो मीटिंग्स बिटवीन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पार्टीज। A company will usually arrange to meet with its larger institutional investors on one-to-one basis during the course of the year. तो ये एक important aspect होता है one-to-one meeting as one of the tool by institutional investors. नेक्स्ट टूल था वोटिंग, दैट इज शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के थ्रू भी लेने की कोशिश करते हैं, एंड वेल रिटन। So the right to vote, which is attracted to voting shares as opposed to non-voting shares, is a basic prerogative of the share ownership and is particularly important given the division of the ownership shareholders and the control of directors in the modern corporation. The right to vote can be seen as a fundamental tool for the implement of control by the shareholders. Well written, बहुत अच्छा था, I loved it. And focus की बात करूँ, focus list, that is focus, you have to be focused on your focus list. तो focus की बात करूँ तो focus list के हिसाब से number of institutional investors, they have established focus list whereby they target underperforming companies and include them in the list of companies which have underperformed on the main index such as Standard and Poor's. Other underperforming index would be first point of identification, and other factors would include not responding appropriately to the institutional investors' inquiries regarding the underperformance and not taking into account the institutional investors' view.
ये आंसर भी काफ़ी हद तक एक्सप्लेन, ये पॉइंट भी काफ़ी बेटर एक्सप्लेन किया गया था। दैट इज अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज को आइडेंटिफाई करना एंड द रीजन ऑफ देयर अंडर परफॉर्मेंस को जज करना। Okay, then it was corporate governance rating, very well written. That is, with the increasing emphasis on the corporate governance across the globe, it's perhaps not surprising that a number of corporate governance rating systems have been developed. And these corporate governance rating systems should be if benefit to the investors, both potential and presently invested, and to the companies themselves. बहुत अच्छा आंसर था, ये भी आपने अच्छे से लिखा था। ठीक है, अब आता हूँ क्लार्कसन प्रिंसिपल। हाँ, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं जो इन चैप्टर से जो कई बार आए हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स है, मेरे को इतना अच्छा लगा है कि ये जितने भी लोगों ने पेपर दिया है 95% प्लस बोल सकते हो स्टूडेंट्स ने क्लार्कसन प्रिंसिपल एब्सोल्युटली करेक्ट लिखा है। जैसे वो रखते हैं ना, रट्टा करके आए हो यार सर, आप क्लार्कसन प्रिंसिपल पूछ के तो देखो, हम जो आंसर लिखते हैं उसके सामने कोई और आंसर लिख नहीं सकता, ऐसा ऐसा लगा था। सो आई एम रियली हैप्पी दैट क्लार्कसन प्रिंसिपल को लोगों दैट स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश भी की और लिखा भी है। तो आई वाज मार्क्स उसमें आपको अच्छे से मिले, कई स्टूडेंट्स को तो पूरे मार्क्स भी मिले हैं। ओके, क्लार्कसन प्रिंसिपल के आंसर में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी थी वो देख लेते हैं। मार्क्स क्लार्कसन 1922 to 1998 founded the Center of Corporate Social Performance and Ethics in the Faculty of Management, now the Clarkson Center for the Business Ethics and Board Effectiveness और CCBE के नाम से जाना जाता है। फिर हम लिख सकते थे कि क्लार्कसन प्रिंसिपल emerged from a project undertaken by the Center for Corporate Social Performance and Ethics। याद रखना, क्लार्कसन हर चीज़ को मैनेजर के तौर पे एड्रेस करता है, न कि डायरेक्टर्स के। सो नॉट डायरेक्टर शुड डू बट द मैनेजर शुड डू। ओके, और फिर इसमें कितने प्रिंसिपल्स थे? 7 ऑफ देम एग्जैक्टली। देखो ओवरऑल 7 प्रिंसिपल्स हैं, तो 7 प्रिंसिपल्स को लोगों ने 7 में ही लिखा है कि आई फील ग्रेट टू से दैट किसी ने भी 6 या 8 या 9 7 नहीं किया, 7 के 7 ही रखे, एंड इट इज गुड written. So managers should acknowledge and actively monitor the concern of all legitimate stakeholders and should take their interest appropriately into account in decision making and operations. Principle 1 था। Principle 2 बोलता है managers should listen to and openly communicate with stakeholders about their respective concerns and contributions and about their risk that they assume because of their involvement with corporation. Okay? Principle 3 की बात करूँ तो मैनेजर should adopt processes and modes of behavior that are sensitive to the concern and capabilities of each stakeholder's constituency. Okay? Principle 4 की बात करूँ, managers should recognize the interdependence of efforts and rewards amongst the stakeholders and should attempt to achieve a fair distribution of the benefits and burden of corporate activity among them, taking into account their respective risks and vulnerabilities. Okay, Principle 5 की बात करूँ, managers should work cooperatively with other entities, both public and private, and to ensure that the risk and harms arising from the corporate activities are minimized, and where they cannot be avoided, appropriately compensated. Principle 6 की बात करूँ, managers should avoid altogether activities that might jeopardize inalienable human rights, that is right to life, or rise to risk which, if clearly understood, would be patently unacceptable to the relevant stakeholders. Okay? And Principle 7 की बात करूँ, managers, अब मैंने देखा था काफ़ी स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म भी बना के रखे हुए हैं, तो गुड। Okay, Principle 7, managers should acknowledge the potential conflicts between their own role as a corporate stakeholder and their legal and moral responsibilities for the interest of the stakeholder, and should address such conflicts through open communication, appropriate reporting and incentive systems, and where necessary, third party review also. Okay, so this answer was very well written and I liked it. Okay, whoever be the examiner, he would have loved it. The students have genuinely put in an effort to that. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये चीज देख लेना, द कंपनी इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हैज बीन फाइंड बाय द रेगुलेटर फॉर वेरियस ब्रीचेस ऑफ रेलेवेंट रेगुलेशंस ओइंग टू व्हिच दे सफर्ड रेपुटेशन लॉस एंड क्रेडिबिलिटी अमंग्स कस्टमर्स एंड पब्लिक. There is a possibility that some of the directors and the officers may be penalized and could be sued by the shareholders for the losses suffered and the wrongs which is committed.
The board and the top management of the company were quite worried about this turn of events, as the breach of the corporate governance norms and non-compliances of laws and regulations were not expected to happen in the company. The company has hired your service as a company secretary. Prepare steps in compliance with risk management. तो आप तो यहाँ पे ये बनाना था steps in compliance with risk management के हिसाब से, ठीक है। मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ब्लंडर किया है, बड़ा सारा ब्लंडर। मतलब उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर को कंप्लायंस के साथ ऐसा मर्ज किया हुआ है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ये मैंने कई ऑब्जर्व किया है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 12 है, जबकि ये चैप्टर कंप्लायंस इन द रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट 12th चैप्टर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ब्लंडर करते हैं। और मैंने ये भी देखा कि ऊपर के जहाँ तक क्वेश्चंस हो रहे थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, या यू बोलूँ दे वर अवेयर ऑफ दोज क्वेश्चंस कि अच्छा ये टॉपिक आएगा, तो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस थे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में कोई सिचुएशनल एनालिसिस या उनकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स हिल जाती है। मतलब उनके आंसर स्ट्रक्चरिंग नहीं होती है, पॉइंट्स नहीं दिमाग में आ रहे हैं, क्या करना है सोच में बैठ रहे हैं। मतलब you can see, you can feel from the answer that students are lost. Okay, I won't say everyone, because there are good number of students जिन्होंने इस पेपर में और कई पेपरों में अच्छा स्कोर किया, तो they have written good answers. But कहीं ना कहीं ये दिखने पे आ रहा है कि students have lost. मतलब वो सोच रहे कि इसमें ऐसा लिखूँ या वैसा लिखूँ। तो टाइम भी जाता है, और थॉट प्रोसेस को आप जो वर्ड्स में डालने की प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो ये चीज़ें आपको सफरेंस देती है। सो दैट क्लियरली शोज कि आपकी जो रीडिंग है ना वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड है। ओके, तो यू आर नॉट रीडिंग प्रॉपरली। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा दैट आप टॉपिक बेस्ड रीड ना करें। दैट इज़ आप सिलेक्टेड टॉपिक्स उठा रहे हो, बहुत अच्छे से याद कर रहे हो, एग्जाम में आ गया तो मैं लिख के आ जाऊँगा, बट यू आर प्लेइंग विद द करियर, आई वुड से। रीजन बीइंग कि 30% पेपर हर सब्जेक्ट का एनालिटिकल होगा ही होगा, जहाँ पे आपका एनालिटिकल एनालिसिस होता ही है। ये समझने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर दैट कैन यू एनालाइज अ सिचुएशन और नॉट, गिवन द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोज एंड कॉन्स इन ईच सिचुएशन। सो प्लीज़ ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा न करे कि चैप्टर में से ही गिनती के टॉपिक पढ़ के जाए, ओवरऑल उस चैप्टर को समझ के जाइए। ओके, वॉट एवर चैप्टर यू आर रीडिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटायर क्रक्स ऑफ द चैप्टर, बोलना क्या चाहता है, अलग अलग चीज़ें क्या हैं उसमें से, सो दैट यू बी एबल टू राइट व्हेन इट हैज़ टू बी एनालाइज्ड। ओके, और आफ्टर ऑल जब प्रोफेशनली बनने वाले हो तो ये सब चीज़ें बाद में काम आएगी। तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट फ्रॉम एज अ बीइंग अ प्रोफेसर, ओके, व्हाट आई हैव कम टू नो। तो इस चीज़ का ध्यान रखने का। चलो, अब ये चैप्टर का स्टेप वाइज एनालिसिस देखना था, तो क्या करना था। इन द गिवन फैक्ट्स आपको इस पूरे सिनेरियो को, अगर आपने पूरे सिनेरियो को समझा है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, ब्रीचेस है, रेपुटेशन लॉस हो गया है, क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन उठ गया है, एंड सम ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स को पेनल्टी भी है या केसेस भी हो सकते हैं, तो इनको आपको स्टेप्स बताने कि किन चीज़ों का कंप्लायंसेस किस तरीके से करना चाहिए, तो सो दैट दे कैन मैनेज दिस काइंड ऑफ रिस्क, मतलब अपने कंप्लायंसेस सुधारने के लिए। सो हम आंसर में लिखते हैं इन द गिवन फैक्ट्स द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस विद द रिस्क मैनेजमेंट। Okay, first step we can write the primary steps which is required by the companies to understand its goals and objectives। तो ये पहले उसको बताओ कि कंपनी को अपने goals and objectives को समझना होगा कि हम कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। Compliance obligations such as laws, regulations, industry standards, industrial policies, processes, procedures and contracts executed with the clients and stakeholders, okay, should be clear, should be specific to the company. Here a mechanism to ensure the compliance obligations are kept up to date must be established। तो अब आप compliance के related में बात कर रहे हो। मैंने वही बोला कि काफ़ी students risk के relation में बात करने शुरू कर देते हैं, compliance को भूल जाते हैं। तो आप compliance में कहाँ का कमी है, उन चीज़ों को सुधारने की बात करने के लिए आपसे पूछा गया था। सेकेंड स्टेप आप सजेस्ट करते हो, once the compliance obligations are established, compliance risk assessment exercise की जा सकती है कि क्या हम लोग कंप्लायंस में कोई कमी कर रहे हैं, कहीं पे छूट रहे हैं, कहीं पे लूप होल्स है। सो दैट इज अ कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज शुड बी अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई द रिस्क, द कॉजेज,
the areas that impact the consequences thereof. A risk analysis to that have a better understanding of the risk should follow. So जब ये समझ में आता है कि किस तरह का रिस्क चल रहा है तो एनालिसिस से हम समझ पाते हैं कि आगे क्या स्टेप्स लेना है. And such an analysis should consider the factors affecting the consequences and the likelihood of these consequences occurring as and when the controls is in place. Okay. थर्ड पॉइंट में द कंपनी शुड इंश्योर एन इफेक्टिव एक्शन प्लान. तो हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले रिस्क एनालिसिस के साथ साथ एक इफेक्टिव एक्शन प्लान कि आपको स्टेप्स क्या लेने हैं टू एड्रेस ऑल द कंप्लायंस रिस्क विद क्लियर ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्लोजर ऑफ टाइमलीनेस. Further, compliance responsibility must be clearly identified, assigned and established as a part of the job descriptions at different levels. Fourth step में the company must develop a mechanism to ensure and monitor the performance of the compliance practices and its impact on the strategic goals and objectives. Develop compliance performance indicator as one of the tools and feedback for the client stakeholders, suppliers, vendors, employees and the government agency a good source of data and compliance performances. Okay? And thus ensuring the best practice in corporate governance, particularly in the areas of compliance, disclosures, consumer protection, management of frauds, financial crimes, ethical standards and breaches and the non-compliances can be reduced. मतलब ये देखो ये ओवरऑल हमने एक सजेशन बनाया, एक आंसर को बनाया गया है और वही हमने कहीं और से मॉड्यूल से लिया है. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने की बात करें, कंप्लायंस रिस्क के असेसमेंट की बात करें, इफेक्टिव एक्शन प्लान्स की बात करें, देन we are talking about the mechanisms to measures and monitor the performances of the compliance practices. Okay, इस चीज़ की बात करें कि ये चीज़ें ध्यान रखी जाए और फिर हम बात करते हैं लास्ट में कि किस इस तरीक़ों से आप लोग जो कंपनी में फाइनेंशियल क्राइम या एथिकल मिसकंडक्ट हो रहा है उन चीज़ों को आप रिड्यूस कर सकते हो. क्लियर? सो दैट्स हाउ यू कैन प्रेजेंट इट. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, फैमिली बिजनेस आर जनरली ऑपरेटेड विद द एथोस ऑफ फैमिली फर्स्ट. Business decisions are taken while keeping the family's well-being in focus. While changing preferences of the next generation successor, it is possible to balance a family's philosophy, culture, personal needs with the business performance, profits and transparency. In the light of this statement, discuss the governance issue of family businesses. Okay? अब again यहाँ पे या तो students ने ये question समझा नहीं है या ये नहीं जानता है कि उसको आंसर में डिस्कस क्या करना है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने गवर्नेंस इशू के नाम पे मैरिज डिस्कस कर दिया, चाइल्ड बर्थ डिस्कस कर दिया. माय गुडनेस, मतलब आप फैमिली को फैमिली की तरह डिस्कस मत करो, हम बिजनेस के को रिलेशन में मांग रहे हैं. ओके, सो प्लीज टेक केयर वेल फ्रेमिंग द आंसर टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आपसे पूछा गया कि एक फैमिली बिजनेस जब होता है तो उसमें कहीं ना कहीं फैमिलीज की एथिक्स, फैमिलीज के एथॉस रहते ही हैं और बिजनेस डिसीजन जो रहते हैं वो फैमिली के वेलबींग के हिसाब से रहते हैं. लेकिन चेंजिंग टाइम के हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन को एक फैमिली फिलॉसफी, फैमिली के कल्चर और बिजनेस परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट्स में बैलेंस चाहिए. तो इसके लिए ऐसे बैलेंस करते हुए उनको काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं. उसीलिए गवर्नेंस इशू फैमिली बिजनेस में क्या क्या होते हैं वो आपसे जानने की कोशिश की गई है. क्लियर? तो मतलब व्हेन आई वाज रीडिंग द आंसर आई वाज लिटरली लाफिंग. मतलब what out of box thinking can the student be giving to the examiner and that too blatantly. ठीक है. So यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना when you are discussing this kind of answer. Okay, हम फैमिली के बिजनेस और उसके गवर्नेंस की बात करें तो लेट्स अंडरस्टैंड फैमिली बिजनेस आर जनरली ऑपरेटेड विद द एथोस ऑफ फैमिली फर्स्ट and business decisions are taken for the well-being of the family being in focus. And with the changing preferences of the next generation, it is possible to balance family's philosophy, culture and personal lead with the business performance, profit and transparency. हमने क्वेश्चन का वही पार्ट लिया. फिर आगे लिखते हैं, however a visible change can be observed in the family businesses in India due to governance issue in the families discussed as under. देखो आंसर को हमने कैसे फिर घुमाया है ये कहते हुए कि अब आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से फैमिली बिजनेस को भी गवर्नेंस इशू फ्रेम करने पड़ रहे हैं. दे हैव टू फेस इट. सो व्हाट आर दोज इश्यूज एंड हाउ दे हैव टू फेस इट? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो यहाँ पे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं फैमिलीज को, वो सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं. दैट इज मैनेजिंग द डाइवर्स ओपिनियंस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. यस, फैमिली में कई बार देखा गया कि फैमिली मेम्बर्स के ओपिनियन काफ़ी हद तक अलग जाते हैं.
in business, in solving internal issues and disputes and challenges. So that is one of the issues that is faced. Then investors, both shareholders and creditors, they may look to disrupt the family, control companies. They are not satisfied. They want their control. And because of that risk, the controlling family may abuse the rights of the shareholders. तो ये भी देखा गया है कि फैमिली बिजनेस में फैमिली wants that prominence. मेरा बिजनेस है, मैं देखूंगा. वेयर शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स बोलते हैं कि नहीं, हमने पैसा लगाया तो हम देखेंगे. तो यहाँ पे डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आते ही हैं. फिर देयर आर चैलेंजेस ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स फॉर द लीडरशिप पोजिशन. मतलब इसके बाद कौन लीडर बनेगा, उसके बाद कौन लीडर बनेगा. एंड वेरी ऑफन देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इनकम्बेंट एंड द इनकमिंग जनरेशंस. जो बिजनेस को चला रहे हैं वो और जो आने वाली जनरेशन है वो, उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप दिखता है. हर नई जनरेशन एक नया थॉट, एक नया प्रोसेस लेके आती है और जो एग्जिस्टिंग कंपनी वाले वो इससे कंफर्टेबल हो कि नहीं हो उसके ऊपर होता है. एंड द इनकम्बेंट्स डू नॉट नो हाउ टू हैंडल द सक्सेशन चैलेंज, बिकॉज मैं फिर अपना बिजनेस किसको देके जाऊं, क्या वो कॉम्पिटेंट है. एंड व्हाइल द इनकमिंग जनरेशन डज नॉट नो हाउ टू रेज इट. ओके, तो यहाँ पे ये इश्यूज रहते ही हैं फैमिली बिजनेस में. नेक्स्ट इश्यू आप डिस्कस कर सकते थे, हायरिंग एक्सटर्नल स्टाफ which may perceive that a career advancement, freedom and decision making are solely the purview of the family. देखो यहाँ पे external staffs की बात हो रही है, तो ये कई बार इशू होता है कि मेरे नोन पर्सन को हायर कर लो, मेरे सो एंड सो को हायर कर लो, उस तरीके से. सो द चांसेस आर दैट हायरिंग एक्सटर्नल स्टाफ, वन कैन परसीव दैट करियर एडवांसमेंट, फ्रीडम वगैरह ये फैमिली का बिजनेस है, फैमिली वाले देखना चाहेंगे. एंड ऑल्दो next part that you can discuss is, although the ownership and management succession are the key concern of a large number of business families, they do not devote enough attention to the processes involved. तो succession planning को पूरा attention नहीं दिया जाता, जिसके वजह से families काफ़ी हद तक या उसके business काफ़ी हद तक सफ़र करते हैं. because stakeholders की नज़र में इसके बाद कौन, अगर वो बाद वाला person reliable नहीं रहेगा, बाद वाला पर्सन के ऊपर हम लोग ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं दिखा सकते, तो फिर पूरा बिजनेस हिल जाएगा. एंड चेंज इन माइंडसेट, दैट इज अनदर फैक्टर. डिफरेंट व्यूज बिटवीन द ओल्डर जनरेशन, न्यूअर जनरेशन, आपको कई सारे सीरियल्स पिक्चर्स में भी दिखाते हैं. एंड लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, एग्जैक्टली दैट इज अनदर चैलेंज इन द नेचर. बिकॉज क्या रहता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द बिजनेस ग्रोज, द कॉम्पिटिशन लेवल्स ग्रोज इन अ डिफरेंट फेज, इन अ डिफरेंट मैनर. तो उसके लिए आने वाली जनरेशन क्या उस लेवल ऑफ कंपटीशन को लड़ने के लिए रेडी है. सो हाउएवर इन द रिसेंट टाइम्स फैमिली बिजनेसेस आर चेंजिंग प्रोफेशनली आल्सो. However, in recent old family business houses are changing to professionally managed companies. तो आप कई बिजनेस सेगमेंट देखो इंडिया के, काफ़ी हद तक चेंजेस आ गए हैं. इनफैक्ट आज वो लोग प्रमोट कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनली मैनेज लोग, they should be joining the business, and the younger successor have a broad vision, global aspirations. काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई. तो ये सब चीज़ें आपके आंसर का पार्ट बन सकती है. आपने इश्यूज बताया और आज जो नया बदलाव आ रहा है वो आंसर को बता रहे हो, एग्जामिनर को बता रहे हो. So they prefer working with the modern management techniques, build competent teams, create transparent systems and processes. ये सब चीज़ें आप लेके आ सकते हो. Instead of getting stalled in the family conflicts, disputes and non-productive practices, the younger generation prefer to create a professional work culture. तो धीरे धीरे family based business को भी realize हो रहा है कि now the time is of professionally managed business. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हो. तो प्लीज़ एग्जामिनेशन में उल्टे सीधे पॉइंट मत लिखा करो यार. इट लिटरली बिकम्स अ लाफिंग स्टॉक. सो यहाँ पे जब फैमिली बिजनेस के बारे में बातचीत हो रही है और उसके इश्यूज़ के बारे में, तो आपने हमको एग्जामिनेशन को थोड़ा इश्यूज़ बताना है और फिर कैसे आज के नेचर में फैमिली मैनेज की जा रही है. ठीक है, क्लियर, फाइन. क्वेश्चन 5 था, हाउ डज अ बेटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होल्ड्स गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अगेन ये टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन था और लोगों ने काफ़ी अच्छा लिखा है. ओके, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट था, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा लिखा है. मैं यही बता रहा हूँ कि प्लीज़ एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे आपको समथिंग आपका खुद का क्रिएशंस भी करना पड़ता है. ऐसे भी आते हैं जो आपको मालूम है भाई आपने पढ़ा हुआ है, ये आंसर सीधा लिखना है. और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको ब्लेंडेड रहते हैं, कुछ पता है और कुछ बनाना भी है. सो
प्लीज़ आपकी रीडिंग अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला आंसर सेटिस्फैक्ट्री था, कोई इशू नहीं था, सबको बराबर से आया है। So stakeholder engagement is a process by which an organization involves people who may be affected by the decisions it makes or can influence the implementation of its decision. It is an alliance building tool. Corporations practices stakeholder engagement in an effort to understand the needs of the stakeholders, create partnerships, promotes dialogue. ये हो गया अपना stakeholder engagement का introductory paragraph. फिर हम stakeholder engagement को थोड़ा open up करते हैं. So stakeholder engagement identifies stakeholders, assesses stakeholders' needs, develops stakeholder relations plans, forms alliance with the stakeholders, ये सब चीज़ें. The stakeholder engagement leads to increased transparency, responsiveness, compliance, organizational learning, quality management, accountability and sustainability. मतलब ये stakeholder engagement करता क्या है? फिर stakeholder engagement is a central feature of sustainability performance. Stakeholder engagement undertakes numerous reasons and फिर हमने reason दिए improve corporate responsibility and financial performance across the globe, to avoid conflict through negotiations, mediations, and collaborative learnings, to develop a shared vision to direct the future business decisions and operations, and to innovate through collaborations. So ये हमने stakeholder engagement के बारे में समझा दिया. So question का answer far more satisfactory and really good. So आई कैन से एटलीस्ट अगर आप टॉपिक बेस के ऊपर भी पास हो रहे हो तो शायद पास हो जाओ, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन टॉपिक बेस एटलीस्ट इन दिस सब्जेक्ट, ओके, बट एनालिटिकल में यू मेनी स्टूडेंट्स हैव मेड ब्लंडर्स, तो प्लीज टेक केयर. और इसी तरह अब नेक्स्ट एनालिटिकल क्वेश्चन आया है जहाँ पे एक पूरा केस स्टडी दिया है एनालिसिस के लिए. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. ट्राइस्टार लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है with the annual turnover of 700 crores, entered into a contract of purchasing raw material with PTC Private Limited during 2019. TriStar appointed Mr. Sudhir, a director of the company, to act in this deal on behalf of the company. Mr. Sudhir is also one of the members of the board of PTC Private Limited. तो ये पॉइंट अपने आप में हिट कर गया. He is also one of the members in the board of PTC. मतलब पूरा ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं बॉस ये रिलेटेड पार्टी की उधर जा रहा है. मतलब आप क्वेश्चन पढ़ते आपको धीरे धीरे वो फीलिंग आने लगती है कि ये रिलेटेड पार्टी के उधर जा रहा है. हाँ, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीधा पीछे की तरफ क्वेश्चन का एंड का पार्ट पढ़ते हैं, भाई पूछा गया है 188 रिलेटेड पार्टी, ठीक है, उसके हिसाब से अब मैं क्वेश्चन का फैक्ट्स पढ़ता हूँ, तो ये भी तरीका चलेगा, ठीक है. Mr. Sudhir settled the said transactions of the purchases for 85 crores. They entered into the contract, and after few transactions executed under the contract, the board of TriStar finds degradation in the quality. Okay, तो क्वेश्चन अभी जा रहा था कि सुधीर जी ने कॉन्ट्रैक्ट तो करवा दिया और उसके बाद 85 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कुछ ट्रांजैक्शंस के बाद मालूम पड़ा कि ट्राइस्टार्स क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है. फर्दर इन द बोर्ड मीटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज चैलेंज्ड. आया, it is a related party transaction and in contravention of 188 subsection 1 of the Companies Act and the rules frame thereunder. मतलब अब बोर्ड में ये पूछा गया कि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्यों किया. किसके बोर्ड में? ट्राइस्टार के बोर्ड में. ओके, सो ड्यूरिंग दैट पीरियड मिस्टर सुधीर वाज आल्सो गेटिंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड रागा लिमिटेड. अब आपसे एग्जामिनर जानना क्या चाहते हैं. तो पहले बात, व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्राइस्टार लिमिटेड एंड थ्रू इट्स डायरेक्टर मिस्टर सुधीर एंड पीटीसी. दूसरा जानना चाहता है कि इज देयर एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ 188 सबसेक्शन 1 एंड इफ यस, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द रॉन्ग डूअर. एंड थर्डली, व्हाट कमेंट वुड यू मेक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सुधीर इन रागा लिमिटेड. ठीक है, अब क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था, 8 मार्क का क्वेश्चन था, तो आपको काफ़ी हद तक अच्छा खासा एनालिसिस करके लिखना था. तो आपको बताना क्या कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्पेशली इस कंटेक्स्ट में एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कैसे अप्रूव हुआ होगा, और फिर मिस्टर सुधीर और वो कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे. तो पहले बिफोर वी गो टू 1, 2 एंड 3 हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का ये जो ट्रांजैक्शन है कैसे हुआ होगा वो बताते हैं. तो सबसे पहले सेक्शंस देखो, क्वेश्चन में सेक्शन लिखा हुआ था, तो द गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स टू सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट, पर साथ में ये जरूर लिखना था कि रूल 15 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स टू शो द एग्जामिनर सर मुझे आता है. ओके, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैंने ये देखा यहाँ पे भी लिखा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट जबकि लिखा था क्वेश्चन में 188 का था. ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर कैसे स्ट्रक्चर करेंगे.
तो हमने स्ट्रक्चर किया, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड बिटवीन ट्राइस्टार लिमिटेड एंड पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड. Mr. Sudhir is a director in the TriStar Limited and a member of the board in the PTC Private Limited. Since Sudhir is a member of the board of the PTC, it amounts to entering into contract by TriStar with a related party. Thus, they are attracting the provisions of Section 188 and Rule 15. For entering into such contract, the compliances are. So, we are now showing the compliances requirements. So, compliances are: consent of the board of directors of TriStar is to be obtained by passing a board resolution. वो किया होगा. The agenda of the board meeting in which the approval of the board is to be obtained shall obtain a particulars as per Rule 15. यानी agenda Rule 15 के हिसाब से बनेगा, वो भी लिख दिया. Then Mr. Sudhir, who is interested in the contract or arrangement, shall not be present in the board meeting during discussion on such contract. ये भी हमने लिख दिया. And the value between the TriStar and PTC Limited for the purchase of raw material is 85 crores. Now 10% of the turnover of the company is 70 crores. Oh, ये पॉइंट कई स्टूडेंट्स को मिस हुआ है. नॉट एवरी वन बट मैनी स्टूडेंट्स मिस द पॉइंट कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए था. Yes, 10% of 700 crores was 70 crores, and since the value of the contract exceeds 70 crores, the contract or arrangement between TriStar and PTC shall require the prior approval of the members by ordinary resolution. इसलिए members का approval भी चाहिए था. कई students ने ये point miss कर दिया, ये बताना रह गया. तो मतलब वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनालिसिस आप पूरी तरह करो. जब आपको प्रोविजंस के सारे पॉइंट है, एक पेंसिल लेने का, जब ऐसे सिचुएशन में एक पेपर के उधर ऊपर के इधर 3-4 पॉइंट्स लिखना कि बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए, अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, क्या ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए, ये सब 3-4 पॉइंट लिख के फिर इसके एनालिसिस करते तो आपको पॉइंट्स याद रहते. ओके, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के आंसर में मुझे दिख रहा था कि उन्होंने पॉइंट्स लिख के उसको एनालाइज किया है. कुछ लोगों ने ऑडिट कमेटी के बारे में भी लिखा, बट आई बिलीव कंपनी में क्वेश्चन में ऑडिट कमेटी के बारे में कुछ दिया नहीं था. बट ठीक है, इफ़ यू वांट टू ऐड अ पॉइंट टू द ऑडिट कमेटी, ठीक है, वो भी बात उठती है. नाउ लास्ट में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में लिख सकते हैं. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विच इज अटैच्ड टू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग इन विच द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज टू बी पास शैल कंटेन द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स. ओके, नाउ वी गो एग्जैक्टली टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन आस्क्ड फर्स्ट वाला दैट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में बराबर है. ओके, दैट इज वेदर व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्राइस्टार एंड पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड. सो इस कॉन्ट्रैक्ट के लीगल पोजीशन की जहां तक बात करें तो बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज द प्राइवेट लिमिटेड इन विच द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अ मेंबर इन द बोर्ड, TriStar has contravened the provision of 188, and since the legal requirements stated above have not been complied, the consequences are as follows. A. The contract is voidable at the option of the board as well as the option of the shareholders of TriStar. If such contract is not ratified by the board and the shareholders at a meeting within 3 months from the date on which such contract was entered into. तो अगर ये 3 महीने में रेटिफाई नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वॉइड हो जाएगा. इसलिए अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल पे चल रहा है. पॉइंट बी में हम लिख सकते हैं मिस्टर सुधीर इज लायबल टू इंडेमनीफाई ट्राइस्टार एज अगेंस्ट एनी लॉस विच इज सफर्ड बाय इट. पॉइंट सी में लिख सकते हैं दैट ट्राइस्टार लिमिटेड मे प्रोसीड अगेंस्ट मिस्टर सुधीर फॉर रिकवरी ऑफ एनी लॉस विच इज सस्टेन्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट. क्लियर. नाउ सेकेंड वाला क्वेश्चन. सेकेंड वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि पेनल्टी का नेचर क्या था. ओके, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन इतना ही था दैट इज देयर एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 एंड इफ यस व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द रॉन्ग डूअर. एंड रागा लिमिटेड में उनका अपॉइंटमेंट दैट वाज सी पार्ट. ओके, तो फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर करने के बाद सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं. सेकंड वाले आंसर पे आप लिख सकते हो कि सेक्शन 188 हैज बीन कॉन्ट्रवीन्ड. द रॉन्ग डूअर इन दिस केस इज मिस्टर सुधीर. Since TriStar Limited is not a listed company, Mr. Sudhir shall be punishable with fine which is not less than 25,000 but which may extend to 5 lakhs rupees. ये हमने पेनल्टी का प्रोविजन लिख दिया. अब ये पूछा गया था कि सुधीर जी रागा लिमिटेड में डायरेक्टर बन रहे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है. देखो, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स पिक्चर में आ जाता है. So as a result 164, a person shall be disqualified for appointment as a director if he has been convicted for an offence of related party transaction under 188 for any time during the preceding 5 years.
अब इस गिवन केस को एनालाइज करते हैं. इन द गिवन केस सुधीर मे बी लायबल फॉर पनिशमेंट ऑफ 188, मानता हूं, बट द वर्ड convicted under 164 makes it evident that the disqualification in 164 is not attracted where a person is liable to be punished for contravention of 188, but is attracted when the person is punished by the court, okay, on a complaint made to the court. कन्विक्टेड मतलब क्या होता है कि कोर्ट ने बोला कि आपको जेल जाना पड़ेगा 188 के हिसाब से, या आपके खिलाफ कन्विक्शन प्रोनाउंस किया गया है. पेनल्टी इंपोज करने का मतलब ये नहीं कन्विक्शन होता. और यहीं पे कई स्टूडेंट्स के वो जो अंडरस्टैंडिंग का ब्लंडर दिखता है. ओके, उन्होंने लिख दिया भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस था तो ये नहीं हो सकता, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन रागा लिमिटेड. लेकिन ध्यान से 164 को पढ़ना, वहां पे वर्ड कन्विक्टेड लिखा है. वॉज ही कन्विक्टेड? नो, नॉट येट. तो अभी तक वो कन्विक्शन नहीं आया है कोर्ट में. ऐसा हमको कोई ऐसा फैक्ट्स नहीं दिया कि ही हैज बीन कन्विक्टेड. यस, ही वाज इन्वॉल्व्ड एंड ही हैज पेड द पेनल्टी और ही विल बी लायबल टू द पेनल्टी. ओके, सिंस मिस्टर सुधीर has not been convicted for the contravention under section 188, he is not disqualified for appointment as a director. Accordingly, his appointment as a director in Raga Limited is valid. ये जो एनलाइटनिंग वाला सेंटेंस है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स के आंसर में मिसिंग था, और यहाँ पे बताने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स वो लाइक सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था. ओके फाइन. अच्छा, ओवरऑल मैं ये पेपर के बारे में या न्यू डिस्कशन के बारे में बोलूँ तो ये देखने को मिलता है कि आप लोग टॉपिक बेस्ड आंसर्स है ना बहुत अच्छे से लिख पाते हो, शायद आपने वो टॉपिक्स पढ़ा हो. लेकिन प्लीज़ हो सके तो पूरा चैप्टर की एनालिसिस अच्छे से स्टडी करना और पूरे चैप्टर को और प्रोविजंस को समझने की कोशिश करना. और जब आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो तो ये भी ध्यान रखा करो कि उसको कहना क्या चाहता है, न कि हम रट्टा करते जाएं. वो कहना क्या चाहता है, दैट इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग. ओके, अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है. आप चाहो तो नोट्स में या जहाँ पे भी आप अपने चीज़ें बनाते हो साइड में थोड़ा थोड़ा मीनिंग लिख के रखो कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है, बिकॉज देन इट्स वेरी एसेंशियल. और टाइम लिमिट बहुत कम है, बट एज यू कैन सी 30% पेपर नियरली एनालिटिकल होता है और स्टूडेंट्स का अचानक से उसमें से मार्क्स बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं. एंड देन दे फील चीटेड, दे फील फ्रस्ट्रेटेड, से हमको बहुत कम मार्क्स दिए जाते हैं. रीज़न आपके सामने ही है, आप उसको चीज़ को प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर चीज़ों में डालते नहीं हो. स्टूडेंट्स को 5 आउट ऑफ 5 भी मिले हैं, स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स भी मिले हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने उन चीज़ों को बराबर से डिस्कस किया है. ओके, देखो ये प्रोफेशनल बनने का कोर्स है, तो यू हैव टू हैव द स्टैंडर्ड्स ड्रॉन टू दिस लेवल. यू हैव टू हैव, because being a professional, I myself handle my clients, मुझे मालूम है being a professional it's not a easy job. You have to have the standards of that level. Okay, clear, fine. ये जो एनालाइज पेपर था इसके लिए इसके लिंक भी डाल दूंगा, तो you can download it or email it and get it done. Okay, all the best for your examination. Goodbye.